नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। और उसमें हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है और क्या बॉटलनेक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक तो ये है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। बहुत कितने सारे प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सोलर पैनल तक बनने का जो प्रोसेस है वो। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है। जो थर्ड है, इसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है और क्या बॉटलनेक है। और गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और क्या कर रही थी, तो उसके बारे में डिस्कस है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। जस्ट अभी हम लोग ये सोचते हैं कि सोलर पैनल जो हमें दिखता है तो केवल सोलर पैनल है, और जस्ट एक सोलर पैनल बन जाता है। तो केवल सोलर पैनल ही नहीं है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सोलर पैनल का जो प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेजेज इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो सोलर पैनल की बात करते हैं, सबसे पहले सिलिका से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग सैंड भी बोलते हैं। बहुत काफ़ी अवेलेबल है इंडिया में भी, और बाहर भी काफ़ी अवेलेबल है, बहुत एबंडेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो रॉ मटेरियल वाइज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिलिका का जो जो कंपोजिशन है, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 जो वो कंपोजिशन है। तो उस SiO2 को जो सबसे पहले प्यूरिफिकेशन करते हैं, सिलिकॉन में लेते हैं। तो जो प्यूरिफिकेशन, जो फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो क्वार्ट्ज को जो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका में बनाते हैं, जिसमें सिलिका की जो प्योरिटी होती है बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, पूरा फर्नेस होता है, फर्नेस में इसको डाल करके जो ऑक्सीजन का जो इसको हटाते हैं। और काफ़ी ये पोल्यूटेड इंडस्ट्री है और काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है ये। तो एक फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया कि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज से जो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं। फिर मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से फिर हम लोग पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। जनरली जो लोग इसको फर्स्ट स्टेज की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज से जो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाने का जो प्रोसेस है, ये एनर्जी इंटेंसिव है, बहुत हाईली वैसा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, और बहुत पॉल्यूटिंग है, तो कोई इसको चाहता नहीं है। बट ये कि स्टेज, इसको स्टेज जीरो भी बोलते हैं या स्टेज वन भी बोल सकते हो आप। तो मेटलर्जिकल ग्रेड से जो पॉलीसिलिकॉन का जो प्रोसेस है, कि ये प्रोसेस सबसे पहले जो क्वार्ट्ज से मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से फिर पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं। आप इसमें पॉलीसिलिकॉन की फ़ोटो देख रहे हैं। फिर पॉलीसिलिकॉन से जो प्रोसेस होता है, फिर इसको इनगॉट हम लोग बनाते हैं। फिर इनगॉट को फिर स्लाइसिंग करके फिर सोलर वेफर बनाते हैं। फिर सोलर वेफर से फिर सोलर सेल बनाते हैं। फिर सोलर सेल से असेंबली करके सोलर मॉड्यूल बनता है। फिर सोलर मॉड्यूल से हम लोग पावर जनरेट करके जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली इसमें मेनली 5 स्टेजेज इन्वॉल्व हो गया। क्वार्ट्ज से मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनवाने का, मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन का, पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट का, और इनगॉट से वेफर, वेफर से सेल, सेल से मॉड्यूल। तो इतने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम लोग सोलर मिशन के टारगेट की हम लोग बात करें, तो सोलर मिशन का जो टारगेट है 100 गीगावाट, 1 लाख मेगावाट था सोलर का 2022 तक का। और आज की डेट में 57 गीगावाट के आसपास लग गया है। और अगर हम लोग टोटल आरई की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है पंचामृत, उसमें 2030 तक 500 गीगावाट जो है नॉन फोसिल फ्यूल का टारगेट है। और नॉन फोसिल फ्यूल में से जो है उसमें न्यूक्लियर भी इंक्लूडेड है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो 450 गीगावाट 2030 तक का टारगेट है। और उसमें अगर सोलर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 280 गीगावाट के आसपास सोलर आता है। और ये इस पर CEA की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 280 गीगावाट के आसपास उसमें सोलर है। तो आज की डेट में 57 गीगावाट लग गया है, और 450 गीगावाट 280 गीगावाट सोलर लगना है। तो जो गैप है और जो ईयर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 25 to 30 गीगावाट, मतलब 25 से 30 हज़ार मेगावाट हर साल चाहिए आप सोलर की। तो अगर हम लोग, अगर ये टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट है, बहुत ह्यूज टारगेट है, तो इतना बड़ा टारगेट जो है हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, दूसरे कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें बताया गया एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है टर्म्स बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स है, और जो पावर जो है उसका एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है।
तो अगर हम आज की डेट में इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो हम लोग का जो मैक्सिमम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 80% जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जो गैसेस की बात करते हैं नेचुरल गैस, तो वो भी 65% तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसमें जो सोलर जो है और जो पावर जो है काफ़ी मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर्सपेक्टिव से सोलर मैन्युफैक्चरिंग का हमारी कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। नेट जीरो टारगेट है 2070 का, तो ये भी रखा गया। तो नेट जीरो का जो टारगेट है उसमें सोलर का जो टारगेट बहुत एक इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो टारगेट जो नेट जीरो का अचीव करने का टारगेट उसमें मैक्सिमम जो है रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर बहुत एक मेजर कंपोनेंट है, तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सोलर। सेविंग फॉरेक्स रिजर्व, ऑब्वियसली अगर आज की डेट में जो है मैक्सिमम जो हम लोग इंपोर्ट चाइना और मलेशिया और बाहर कंट्री से करते हैं पैनल, तो अगर ये हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहेगी कंट्री में, तो एक जो अभी फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व जो है हम बाहर जो देते हैं हमारी मुद्रा बचेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आता है तो एक बहुत ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और बहुत सारे चैनल प्रोसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, फिर मार्केटिंग होती है, फिर प्रोसेसेस होते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेट एक्सपोर्टर, क्रिएशन ऑफ फॉरेन, जैसे अगर अपने रिक्वायरमेंट के साथ साथ अगर हम लोग बाहर को भी अगर एक्सपोर्ट कर सके, तो सेविंग के साथ साथ हम लोग एक फॉरेन करेंसी का भी क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल इशूज। अभी आज की डेट में देखिए, अगर जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा था तो चाइना में फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट, अभी अभी भी आज के प्रेजेंट डेट में काफ़ी वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है कोविड को लेकर के, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अभी भी बंद हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोलर के पैनल्स काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। तो बाहर के कुछ भी फैक्टर्स होने से यहाँ पर इंडिया का फैक्टर्स और यहाँ के एनर्जी सिक्योरिटी या जो भी टारगेट है या जो भी पावर सिक्योरिटी है वो उन सब चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। तो एक बहुत जो हमारा जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर वो भी कम हो जाएगा, और इंटरनेशनल इशू का जो हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और सोलर क्यों ज़रूरी है, ऑलरेडी मैंने बताया कि जितना टारगेट है और एनर्जी सिक्योरिटी और जो नेट जीरो का टारगेट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या आज की डेट में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। कम से कम 5 प्रोसेसेस हैं मेटलर्जिकल, जो सिलिका से जो मॉड्यूल बनाने का कम 5 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया में जो प्रोसेस अभी आज की डेट में जो है, हम बाहर से वेफर इंपोर्ट करते हैं और वेफर से हम सेल बनाते हैं। फिर उसके बाद सेल से फिर मॉड्यूल, मॉड्यूल बेसिकली बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होती है, असेंबली लाइन ही होती है। सेल से हम लोग मॉड्यूल बनाने का जो प्रोसेस है, तो इंडिया में आज की डेट में कल 2 ही प्रोसेस इन्वॉल्व है। बाहर से वेफर इंपोर्ट करते हैं और वेफर से सेल बनाते हैं, फिर सेल से मॉड्यूल हम लोग असेंबली करते हैं। तो जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 3 to 4 गीगावाट ही कैपेसिटी है। और बहुत सारी कंपनियों ने अनाउंस कर रखा है और कैपेसिटी आज भी रही है। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो आ जाएंगी। और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहले से भी ज़्यादा थी, 10 से 12 गीगावाट। आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं 15 गीगावाट 16 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी ये हो गई है। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सेल अभी कम है बट काफ़ी अनाउंसमेंट हो रहा है और अंडर प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में 2-3 साल में काफ़ी कैपेसिटी सेल में आ जाएगी। और मॉड्यूल तो है ही, बट कोई भी अप स्ट्रीम स्टेज अभी आज की डेट में नहीं है। पॉलीसिलिकॉन जो है मेटलर्जिकल ग्रेड से जो पॉलीसिलिकॉन बनाने का प्रोसेस है वो नहीं है। फिर पॉलीसिलिकॉन से जो इनगॉट और वेफर बनाने का जो प्रोसेस है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये अप स्ट्रीम स्टेज बुलाता है। तो अभी कोई भी अप स्ट्रीम स्टेज नहीं है। हालांकि पीएलआई स्कीम में 3 कंपनियों को इसमें अलॉट हो गया है। पॉलीसिलिकॉन जो है ये पॉलीसिलिकॉन और वेफर इनगॉट का है, जिसमें कि रिलायंस भी है और भी 1-2 कंपनी है। तो ये जो है आ जाएगा, बट इसमें 3-4 साल का टाइम लगेगा ये पूरा प्रोसेस आने में। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि इंपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंसी है इंडिया में अभी भी, जो है 85% जो हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो चाइना और मलेशिया से होता है, और 85% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी भी जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर पर इंपोर्ट है। इसमें बताया कि बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे स्टेजेस तो हैं ही नहीं इंडिया में। तो अभी टाइम लगेगा, इसमें 3-4 साल का टाइम लग जाएगा पूरा कंप्लीट होने में। की ड्राइवर से मतलब ये है कि चूंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जो पॉलीसिलिकॉन है, चाहे इनगॉट वेफर बनाने का है, फिर सेल बनाने का जो प्रोसेस है, ये कैपिटल इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव दोनों है इसमें।
इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है तो वो भी एक फैक्टर है कॉम्पिटिटिव नहीं होने का। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी है, इसका जो मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं आ पाई। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव विद चाइनीज़ मैन्युफैक्चर, हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से कॉम्पिटिटिव नहीं है। एक डेल्टा रहता ही है, जो बाहर का जो पैनल और इंडियन जो पैनल है उसमें रेट का एक डिफरेंस रहता है। और बहुत लोग क्लेम करते हैं, जो डेवलपर जो हैं, क्वालिटी वाइज भी एक इशूज रहता है। तो हालांकि अब धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चीज़ें कॉप अप हो जाएंगी और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ गई हैं, बड़े प्लांट भी सेटअप हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम इस गैप को भर लेंगे। जो हम बॉटल नेक की बात करते हैं कि जिसमें एक्चुअली बॉटल अभी तक आ क्यों नहीं पाया, तो इसके क्या बॉटल नेक रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ा जो बॉटल नेक में आता है कि हम चाइनीज़ कंपनी से कम्पिटिटिव नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, अब इसमें नहीं जाएंगे, बट एक हम कम्पिटिटिव नहीं है। तो कम्पिटिटिव नहीं है तो कुछ रीजन्स क्या है, जैसे कि लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी जो है, इंडियन जो कैपेसिटी है, ये छोटी कैपेसिटी होती है, और चाइना की कैपेसिटी से अगर आप तुलना करें, इंडिया की जो टोटल जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सेल की, वहाँ की एक कंपनी इससे ज़्यादा, इससे बड़ा सेटअप है। तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होने से बहुत सारे कॉस्ट जो होते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं और जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड यहाँ पर कॉस्टली होता है। चाइना में लैंड और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ही कम होता है, इसलिए काफ़ी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली सोलर मॉड्यूल, चाइना में ऑलरेडी जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में ही लीडर है। तो एक ये भी एक पार्ट है। बट इंडिया में नहीं, एक होने के बहुत बड़ा रीज़न है कि लैंड जो है, लैंड बहुत चीपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीपर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिव यूनिट होता है। पॉलीसिलिकॉन भी काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है। इनगॉट और वेफर बनाने का जो प्रोसेस, वो भी एक एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है। प्लस जो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सब भी एक एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो एक ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगा ही। ओपेक्स और कैपेक्स की मैं बात कर ही चुका हूँ कि इसमें ऑलरेडी कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैंक से भी जो लोन, जो फाइनेंसिंग चाहिए, एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी, जो इसका रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल कॉस्ट है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी सब कॉस्टली होता है। फाइनेंसिंग तो इंडिया में ऑलरेडी कॉस्टली है ही इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। अगर हम लोग बात करते हैं चाइना, मलेशिया, जो इस यहाँ पर जो कंट्री है, तो वहाँ से फाइनेंसिंग कॉस्ट इंडिया में है ही ज़्यादा। टेक्नोलॉजिकल चेंज इसमें बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से चेंजेज आ रहे हैं। आपने देखा होगा पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन के बाद फिर उसमें आ गया मोनो, मोनो में बहुत सारे आ गए हैं इसमें कि हाफ कट, उसके बाद और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, पर्ट आ गया था, फिर उसके बाद इसमें एजेटी। इस इतना सारा डेवलपमेंट चेंजेस हो रहा है, तो इसको कॉप अप कर पाना एक बहुत ही, जहाँ पर चीज़ें हैं ऑलरेडी, जो बड़ी बड़ी कंपनी, अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन्हें खुद के अपने R&D सेंटर इतने बड़े हैं, वो ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। अगर इंडिया में अगर इतना बड़ा सेटअप नहीं रहेगा, हम नहीं कर पाएंगे कॉप अप, तो उनके साथ मैच कर पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको भी एक मैनेज करना इतना आसान नहीं है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट तो करते ही है, जो डोमेस्टिक उनके यहाँ, जो चाइना में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, उसको प्रमोट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है। तो ये सब बॉटल नेक्स रहा है, जिसकी वजह से इतनी कैपेसिटी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं आ पाई। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, अब काफ़ी बड़ी बड़ी एक तो टारगेट तो है ही, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो क्या सपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने जस्ट बता रखा है। तो एक स्कीम जो हम फर्स्ट फेज करते हैं, तो एम सिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसके एक स्कीम थी एम सिप्स, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए स्कीम थी, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सोलर पैनल भी इंक्लूडेड था। और ये जो स्कीम थी बेसिकली 2018 तक था स्कीम, या 10,000 करोड़ तक का जो फाइनेंसिंग, 10,000 करोड़ तक का जो सब्सिडी थी वो था, जो भी सबसे पहले हो जाए। अभी आज के डेट में स्कीम नहीं है, लेकिन उस स्कीम में कुछ सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसमें सैंक्शन हुए थे। तो नॉट ओनली फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम थी, जिसका एक कंपोनेंट सोलर भी था। उसके बाद कुछ DCR स्कीम्स भी थे। DCR स्कीम्स का मतलब ये है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। उस स्कीम के तहत ये मैंडेटरी था कि जो सोलर पैनल होंगे वो मेड इन इंडिया होना चाहिए,
जिसमें कि सीपीएसयू स्कीम था 1000 मेगावाट का, डिफेंस स्कीम था, रूफटॉप था जिसमें पैनल जो सोलर पैनल मैंडेटरी था। तो ये सब स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा करने के लिए प्रयास किया था। ये पुरानी स्कीम थे, आज के डेट में ये स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आज के डेट में जो स्कीम एग्जिस्ट करती है, जो डीसीआर स्कीम्स है, जिसमें कि मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल होना चाहिए, एटलीस्ट सोलर सेल और मॉड्यूल वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। वो स्कीम है जैसे पीएम कुसुम। पीएम कुसुम में जो कंपोनेंट बी और सी है, उसमें सोलर पैनल अगर आपको यूज़ करना है तो डेट शुड बी मेड इन इंडिया, डीसीआर कंपोनेंट होना चाहिए। ये जो टोटल कैपेसिटी 20 गीगावाट की है। सीपीएसयू स्कीम फेज़ 2, ये भी 12,000 मेगावाट का स्कीम है। इसमें भी मैंडेटरी है कि सोलर सेल और मॉड्यूल है वो एटलीस्ट इंडिया में बना होना चाहिए। रूफटॉप स्कीम फेज़ 2 है, 4,000 मेगावाट की स्कीम है। इसमें भी मैंडेटरी है कि सोलर सेल और मॉड्यूल जो होना चाहिए मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम तीनों स्कीम के कैपेसिटी की बात करें हम लोग, तो आप देख सकते हैं 20+12 32+36 टोटल 36,000 मेगावाट की स्कीम है, जिसमें कि सोलर सेल और मॉड्यूल जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो ये काफ़ी ह्यूज एक तरह से गवर्नमेंट के पार्ट पर बोला सकता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है ये। इंश्योरिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी बीआईएस का मैंडेट है, और ये गवर्नमेंट जो है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि आपको ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी, अगर चाइनीज मॉड्यूल हैं या कुछ अदर कंट्री के मॉड्यूल हैं, कुछ भी स्पेसिफिकेशन होता है आप इंडिया में डंप कर देंगे, वो भी जरूरी नहीं, आपको इंश्योर करना पड़ेगा क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। ऑलरेडी ये आपको पता ही है एएलएम के बारे में, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स। इसमें मैंडेटरी आपको इंडियन जो कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले से बीआईएस सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा, बीआईएस सर्टिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा एएलएम में। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी डिप्यूट कर रखी है नाइस, नाइस आपके फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद इसको इम्पैनल किया जाएगा। तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो अभी मैक्सिमम सारी इंडियन कंपनी जो है वही एएलएम में अभी अप्रूव्ड हुई हैं। बाहर की कंपनी अभी इसमें अप्रूव नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि एक तो इंस्पेक्शन इसमें मैंडेटरी है, तो मेनली चाइना और जो मलेशिया है वहाँ पर अभी जो कोविड प्रोटोकॉल ये सब चल रहा है, तो वहाँ पर अभी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए वहाँ पर विजिट नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक नॉन टैरिफ बैरियर की तरह काम कर रहा है एएलएम, जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक ऑब्वियसली एडवांटेज मिलना ही मिलना है। और अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी देखिए बाहर की कंपनियों के लिए फ़ी ज़्यादा रखा गया है। तो एक तो ये है इम्पोजिशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी, ऑलरेडी आपको पता ही है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डायरेक्टर डीजीटीआर जो बोलते हैं, ट्रेड रेमेडीज सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज कर रखी थी। और ये 2 साल के लिए था, फिर उसके बाद 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, 3 साल के लिए कर दिया गया था। इनिशियली 25% रखा गया था, फिर उसके बाद में घटा के 20%, फिर 50% तक। तो सेफ गार्ड ड्यूटी जो है जुलाई 2021 तक का था। फिर उसके बाद पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की गई है। ऑब्वियसली पीएलआई स्कीम का जो है नॉट ओनली सोलर मैन्युफैक्चरिंग पूरा ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो है पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कि एक कंपोनेंट 4,500 करोड़ का जो था मिनिस्ट्री के पार्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी के पार्ट में था, जिसमें हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल मॉड्यूल्स के लिए स्कीम बनाई गई थी। इसमें इसका सिलेक्शन भी हो गया और 3 कंपनियों को इसमें अवार्ड भी कर दिया गया। तो इस स्कीम के अंतर्गत इसमें आ गया। प्लस अब इस स्कीम में जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है और भी बढ़ा दिया गया है। 4,500 के अलावा 19,000 करोड़ के आसपास और इसमें आ गया है। अभी उसकी मॉडलिटी जब भी चल रही है, अभी इस स्कीम में क्या हो सकता है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत जो है ऑलरेडी 3 कंपनियों को इसमें अवार्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट है बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। हम सबको पता है कि 1 अप्रैल 2022 से जो सोलर सेल है उस पर 25% बीसीडी इम्पोज है, और सोलर मॉड्यूल पर 40% इम्पोज है। मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर, सेकी ने जो है मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर इसमें किया था। उसमें ये मैंडेटरी था कि अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं सोलर सेल और मॉड्यूल, तो आपको जो कैपेसिटी है, उसे जो लिंक्ड कैपेसिटी है उसके लिए ऑलरेडी पीपीए साइन किया जाएगा। तो इसमें भी ये काफ़ी ये टेंडर सक्सेसफुल रहा, और फाइनली इसमें अवार्ड भी हो चुके हैं। अब इसके अंतर्गत आपको लगाना भी है, और इसमें अदानी जो मेजर प्लेयर्स था इसमें। डिसकंटिन्यूशन ऑफ कस्टम ड्यूटी कंसेशन, पहले 5% कस्टम ड्यूटी कंसेशन दी जाती थी, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एमएनआर इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था, सर्टिफिकेट कर देने के बाद तो इसमें कंसेशनल कस्टम ड्यूटी लगता था, तो अब इसको हटा लिया गया है। तो ये इतने सारे गवर्नमेंट ने अप्रोच स्टेप्स लिए हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा देने के लिए, और होपफुली ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। एक रीजन से या दूसरे रीजन से जो भी बोल सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहे, और हो सकता है कि 2-3 सालों में इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसमें आ जाए।
तो होप दोस्तों, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो मेरा एक वीडियो था, ये एक्चुअली ओवरऑल एक पिक्चर बताने का था कि आखिर हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, और इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है। तो आपको अगर सही लगा होगा मेरा वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।